जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी वणक्कम, हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उन्हीं के बेसिस पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में तो थोड़ा जान ले। सो पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। ये जो पॉलिनोमियल है दो टर्म से बना है। एक टर्म क्या है? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी और दूसरा टर्म है नोमियल जिसका मतलब क्या होता है? टर्म्स। अब देखो, मैनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहू हम कह सकते हैं। वो ससुराल वाली बहू नहीं, बहू मतलब बहुत सारे। उसके बाद आ जाता है नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पद। तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो बहुपद, मतलब एक या एक से ज्यादा जिसमें टर्म्स होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये टर्म क्या होता है? तो अब इस टर्म को समझते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x, सो 3x क्या है? एक टर्म है। अगर मैंने लिखा y, सो y क्या एक टर्म है? अगर इसके ऊपर पावर लगा दे तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर, तो ये भी एक टर्म है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 4x, तो यहाँ पे आप देखो 2x एक इंडिविजुअल टर्म है और 4x एक इंडिविजुअल टर्म है और इन्हें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एडिशन का सिंबल लगाया गया है। तो देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक या एक से ज्यादा जिसमें टर्म्स हो। अब ये जो टर्म्स होते हैं ये किससे बने हुए हैं? अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। दैट पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division and no division operation by a variable. Variable के बाद के थ्रू कोई division operation नहीं होना चाहिए। और जितने भी टर्म्स होते हैं उनमें ना आपको कुछ वेरिएबल नजर आएंगे। आपको वेरिएबल क्या है? तो फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलो कि आपको कुछ लेटर्स नजर आएंगे। उसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? मतलब जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, वो भी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ से आप ये समझ लो कि कुछ नंबर्स नजर आएंगे और जो वेरिएबल नजर आए हैं उनकी कुछ पावर्स, एक्सपोनेंट, उनकी कुछ पावर दिखेंगी। तो ये जो सारे टर्म्स हो गए, अब क्या करना है? इन टर्म्स को करना है कंबाइन। वो कैसे करेंगे? तो वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, जो कि होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनके थ्रू इन टर्म्स को क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है और फिर जो एक्सप्रेशन बन जाती है वो है एक पॉलिनोमियल। सो यू कैन सी यहाँ पे क्या है? एक एक्सप्रेशन लिखी गई है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। तो आप देखो, हमने जो भी चीजें डिस्कस की वो आपको इसमें नजर आ रही है। 3, 7, 10 ये क्या हो गए? नंबर्स, कॉन्स्टेंट्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद है x, तो x क्या हो गया? यहाँ पे एक लेटर, वेरिएबल। उसके बाद आपको एक्सपोनेंट भी नजर आ रहा है, x की पावर 2। और इन तीनों टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरी कुछ चीजें पॉलिनोमियल के रिलेटेड कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, राइट। लेकिन सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। लेकिन एक और बात है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर पावर जो है, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर हो, यानी ये 2 की जगह -2 हो, तो भी हम इसे एक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और अगर डिवीजन वगैरह हो रहा हो, जैसे मान लो 1/, ये इस तरह से लिखा गया हो, तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम इन एक एक टर्म्स को समझेंगे, इनके वर्ड्स क्या हैं, हम इन्हें जानेंगे कि इन्हें बोलते क्या हैं। क्यों जानना है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आगे हमें हेल्प करेंगे। जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे उसमें यही सब चीज़ें तो आने वाली हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। तो हम करेंगे, पीछे से शुरू करते हैं। 10 है यहाँ पे, 10 को लिखा गया है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो, आपके फ्रेंड सर्कल में ना आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, चाहे वो कैसी भी आपकी हालत हो, सुखी हो आप, दुखी हो, टीचर ने अगर क्लास से बाहर निकाल दिया, होमवर्क नहीं किया, कुछ भी हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। यानी आपकी जैसी भी सिचुएशन होगी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब हालात को देखकर अपने आप को नहीं बदलेंगे। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कि जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। 10 है
वो 10 ही रहेगा। आप चाहे बोले जाओ भाई 8 बन जाए, 8 बन जाए, नहीं बनेगा। क्यों? वो 10 ही रहेगा। आप इस 10 को 8, 9, 7 कुछ और नहीं बना सकते हो। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। वैसे आपके दोस्त की तरह जो कि हर हालात में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म। उसके बाद आ जाता है, आप x देख सकते हो, इसे लिखा गया है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? तो अगर अच्छे दोस्त हैं तो उसके साथ कुछ और दोस्त भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? जब उनका मतलब रहेगा वो आपके पास आते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू पूछते हैं, और जैसे ही मतलब चला जाता है वो भी चले जाते हैं, मतलब दोबारा आपको अपना दर्शन नहीं देते हैं। तो वो क्या हो गए? वो वेरिएबल्स हो गए। मतलब उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उनका कोई स्टैंड नहीं है। मतलब आएगा, हालात बनेंगे तो आ जाएंगे आपके पास, मतलब निकला तो चले जाएंगे। तो इसी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इनकी ना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अगर यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, इसे अगर सेटिस्फाई करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? x को कोई वैल्यू देनी होगी। तो ये उस सिचुएशन के हिसाब से, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से अपनी वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे। मतलब जैसी वैल्यू चाहिए हो, जैसा हालात हो, जैसा एक्सप्रेशन हो, उसके मुताबिक x यहाँ पे क्या कर लेगा? अपनी वैल्यू ले लेगा। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब क्या कहोगे कि भाई ये x ही होता है? नहीं नहीं, A to Z कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, ओके, जरूरी नहीं है x। वो क्या है ना, ज्यादातर एग्जांपल्स में x ही यूज में लिया जाता है, दैट्स वाई मोस्टली x लिखा जाता है। बट आपको मन में आए b लिखना है तो b लिख लो, c लिखना है तो c लिख लो। अल्टीमेट वो एक वेरिएबल रहेगा, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। अब आते हैं अगले के ऊपर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये भाई कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा गया है। ये क्या होता है? तो देखो ये 3, 7, 10 ये क्या है? कांस्टेंट हो गए, राइट? ये कांस्टेंट जैसा हमने पढ़ा कि भाई इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इन दो टर्म्स में आप देखोगे तो इन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। तो अगर वेरिएबल के साथ वाला जो होता है ना, वेरिएबल के साथ वाले को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जस्ट सिंपल क्या आपको याद रखना है कि अगर सिंपल दिया गया है, एक टर्म दिया गया है, नंबर दिया गया है, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर उसके साथ कोई वेरिएबल है, यानी वेरिएबल के साथ अगर कुछ है, या आप कह सकते हो नंबर के साथ वेरिएबल है, तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है इसके साथ 3 है, तो 3 क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है? 7x है, तो x के साथ क्या है? 7 है, तो x के साथ वाला दैट इज 7, तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंगल टर्म दिया गया हो नंबर दैट इज कांस्टेंट, अगर वेरिएबल के साथ नंबर है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। अब ये तो हो गए थे टर्म्स। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर है 2, इसे लिखा गया है डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है? क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें डिग्री का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो डिग्री क्या होती है? तो देखो जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे x की पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 1। तो एक दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पूरे एक्सप्रेशन की, यानी इस ये पॉलिनोमियल है, ये तो हम जानते हैं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वो क्या होगी? डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्यों है 2 डिग्री? बिकॉज x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। अब मान लो यहाँ पे इसकी यहाँ पे 2 कर दें और इसे 3 कर दें, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3 हो गई। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री क्या है? 2 है। वाई? बिकॉज x की हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ऑपरेशंस लिखा हुआ। अब ये क्या होता है? तो देखो हमारे पास अलग अलग टर्म थे, एक टर्म था 3x स्क्वायर, फिर एक था 7x, फिर एक था 10। तो अब ये टर्म्स तो हमारे पास थे, इनमें कुछ वेरिएबल्स भी थे, इनमें कुछ नंबर्स भी थे, इसमें डिग्री भी थी, लेकिन इन्हें कंबाइन भी तो करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में देखा। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनसे कि हम इन्हें जोड़ सके। एक चीज देखो, इन्हें कंबाइन करने के लिए मोस्टली हम प्लस या माइनस यूज में लेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे 3x लिखा गया है, तो मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, बट ये एक 1 टर्म ही रहेगा, 2 टर्म्स यहाँ पे नहीं बन जाते हैं। बट जब हमने ऐड कर दिया तो ये 2 टर्म बन गए। यहाँ पे ये समझना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे 3x है, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो x को एक अलग कर दो, 3 को एक अलग कर दो, ये एक ही टर्म रहेगा। एडिशन लगा के हमने दूसरा टर्म जोड़ा जो कि था 7x, तो यहाँ पे ये क्या हो गए? 2 टर्म्स हो गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या पढ़ना है?
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तो शायद हमने पहले भी पढ़ा है, हाँ 7th 8th 9th में पढ़ते हुए आए हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के बेसिस पे हमने पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो भैया अगर वन टर्म हो एक एक्सप्रेशन में, अगर वन टर्म हो तो उसका मतलब क्या है, वो मोनोमियल है। अगर दो टर्म्स होंगे तो वो बायनोमियल है, और अगर तीन टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल है। अब हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो अब डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए सिर्फ 3 दिए गए, तो हम उन्हें ही जानेंगे। दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके इन्हें समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर तो पहले भी पढ़ा है, बट देखो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी उसकी जो डिग्री होगी ना वो 1 होगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, डिग्री जो होती है वो 1 होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक के अंदर जो डिग्री होती है वो होती है 2। और जो क्यूबिक होता है, इसे तो आप नाम से भी समझ सकते हो कि भैया इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन दी गई है, अगर उसकी डिग्री 1 है मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 2 है मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर उसकी डिग्री 3 है मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 4, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और यही यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे देखो, अगर यहाँ पे लिखा जाए 2x² 4x + 8, अब यहाँ पे आप देखोगे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इसमें किसकी पावर ज़्यादा है, x की 2 वाली पावर ज़्यादा है, मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसा हमने ये लिखा था, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 2x³ + 4x² + 8x + 9, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, x की पावर 3 हो गई, यहाँ पे x² देन x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसके कारण ये क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा। इनके लिए कुछ फॉर्मूला भी है क्या, हाँ, इन्हें लिखने की जनरल फॉर्म है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो अब उसे देखते हैं। इनकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल को ax + b, a यहाँ पे क्या है और b क्या है, इसे भी समझते चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, दैट ax + b है, सो ax + b, तो x क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया जिसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। a क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ वाला है, मतलब ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, और b क्या है, b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि भैया जो a है ना वो = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर हम a को = 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0x, यानी ये पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस में b बच जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, सारा जो फॉर्मूला था, जो जनरल फॉर्म थी वो निकल गई, कोई लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया है कि जो a है ना वो = 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होगी, ax² + bx + c, इसी के बेसिस के ऊपर, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसे भी समझते हैं, दैट ax² + bx + c। अब यहाँ पे देखो a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, क्यों, वेरिएबल के साथ वाला, तो x² के साथ वाला कोएफिशिएंट क्या है, a है। अब यहाँ पे b क्या है, bx, सो x यहाँ पे है वेरिएबल और b इसके साथ वाला है, तो b किसका कोएफिशिएंट हो गया, x का हो गया, और c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि भैया
a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? सेम रीजन है, अगर यहाँ पे a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका क्या है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इनकी जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी होगी, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म्स थोड़ा आपको बेसिकली फिलहाल इस चैप्टर के लिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो a क्या हो जाएगा x क्यूब का कोएफिशिएंट, और b क्या हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c x का कोएफिशिएंट, और d यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा डिग्री के बेसिस पे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी 3 हो। तो अगर आपको एक्सप्रेशन दे दी जाती है और पूछा जाए कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी या कौन सा पॉलिनोमियल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस वेरिएबल की डिग्री देखनी है, उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है, हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री हो जाएगी, और फिर बता देना अगर 1 होगी तो कह दो लीनियर है, 2 होगी तो कह दो क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 हो तो क्यूबिक है। और 4 भी होता है जो इस चैप्टर में नहीं है, अगर फिर भी अगर आपको मिल जाता है कि भैया 4 है डिग्री तो वो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे सेकंड होगा क्वाड्रेटिक, अगर 4 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आगे चलते हैं, जीरोस ऑफ है पॉलिनोमियल। ये क्या होता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। क्या px pk लगा रखा है, pk आयो, समझते हैं इसे थोड़ा नंबर्स के साथ। यहाँ पे देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो p ऑफ x है यानी p ऑफ x जो है ना वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है इसे हम समझ रहे हैं। तो p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देना है। तो इसे इक्वल टू 0 करने के लिए हमें इस x को कोई ना कोई वैल्यू तो देनी होगी। ये हमने पहले भी देखा था कि वेरिएबल है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, हालात के अनुसार अपना नंबर ले लेता है। तो इस x को कोई ना कोई वैल्यू तो देनी होगी, और p क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज अ रियल नंबर। अब देखो अगर हम इस x पे मान लो k आ गया, k एक नंबर मान लिया, तो k अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, उस k के आने से वो पॉलिनोमियल जो था वो इक्वल टू 0 हुआ। तो ये जो k होगा ना वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब 0 0 में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो इन्हें आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, रूट भी बोल सकते हो, जीरोस भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक ही बात। अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि देखो px पॉलिनोमियल था हमारे पास, इसको हमें क्या करना था, इसे इक्वल टू 0 करना था। बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि एक ऐसा हम नंबर डाल दें उस पॉलिनोमियल के अंदर जिससे वो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी पूरी इक्वेशन 0 बन जाए। तो वो जो एक पर्टिकुलर हम डालेंगे उस वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं या रूट कहते हैं। तो k क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हो जाएगा या 0 हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक्सप्रेशन से। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2x - 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गई एक एक्सप्रेशन दैट इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा है आप समझ सकते हो, x की पावर 1 है तो इसकी पूरी डिग्री भी 1 हो गई, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा गया है कि भैया इस पॉलिनोमियल के ना तुम जीरोस बताओ, ठीक है, यानी सॉल्यूशंस बताओ। तो सॉल्यूशन मतलब 0 बताने को बोल दिया, तो सिंपल सी आप एक चीज समझ लो कि ये 2x - 4 है, मतलब हमें उसे इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। जब भी पूछ लिया जाता है टेल द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, मतलब उसे इक्वल टू 0 करना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, सो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे -4 है तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये माइनस हो रहा है 4 तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये x क्या था, ये यहाँ पे वेरिएबल था, मतलब अगर हम इस x की जो वैल्यू आई 2 को यहाँ पे हम कर देते हैं, दैट इज 2 2 ज़ा 4। अब 4 - 4 करने पे क्या आएगा, 0, मतलब ये जो 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0। सो यहाँ पे 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, सोल्यूशन है, रूट है, आप जो कहना चाहो कह सकते हो। बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही है, दी गई पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना होता है। तो जिस दिए गए नंबर से, यानी जो वेरिएबल है उस पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू होगी ना, वो उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी। तो ये तो हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था,
और ये सबसे इजी होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सबसे इजी काम है। जस्ट आपको लिख लेनी है जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है इक्वल टू जीरो करके एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गए, इक्वेशन यहाँ पे हो गया। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, अब तो 6, 7, 8, 9 इतने साल हो गए इक्वेशन सॉल्व करते करते, चुटकियों में हो जाती है। जो नंबर निकल के आया यानी जो x की वैल्यू, अब कहोगे x ही रहेगा, वापस वही बात है, ये x आगे क्वेश्चंस में कहीं y भी बन सकता है, b भी बन सकता है, e भी बन सकता है, तो x को रटना मत, यहाँ पे समझना है कि x की जगह कोई और लेटर भी आ सकता है, कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, बट जो वैल्यू निकल के आएगी वो उस पॉलिनोमियल की जीरो होगी। तो ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक का कैसे निकालेंगे। अब मान लो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस 2x माइनस 15, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 हो गई, दैट्स वाई इसकी डिग्री जो है वो 2 है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक चीज़ जो कि हम आगे पढ़ते लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो पहले जान लेते हैं कि देखो जो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ना, वो उन पॉलिनोमियल की डिग्री पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखा तो उसकी x की वैल्यू आई थी 2, तो हमने कहा कि भैया जो 2 है ना इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। एक ही x निकला था, लेकिन क्यों निकला एक ही x? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 ही होती है। बट जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करेंगे ना तो हमारे पास 2 x आएंगे, मतलब कि 2 जीरोस निकल के आएंगे। क्यों? बिकॉज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो 2 होती है, यानी कि 2 होती है। तो अगर उसकी डिग्री 2 है, मतलब ये जो दिया गया एक्सप्रेशन, ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस निकल के आएंगे। अब हमें वही तो करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने, दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हम कैसे निकालेंगे, और ये भी हमें पता है कि भैया 2 जीरो निकलेंगे, तो वो कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा, यानी फैक्टराइजेशन का मेथड यूज में लेंगे। अब फैक्टराइजेशन का मेथड यूज में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा वाला मेथड लगाएं यहाँ पे, मिडल टर्म स्प्लिट। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हो और वो इस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमेशा आपको याद रखनी है, दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मतलब कि इसका हमें जीरोस निकालने हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इक्वल टू 0। ये क्या हो गई है, यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, दैट इज अ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइजेशन करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। अब यही स्टेप्स आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या करना है, जो पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, उन्हें कर देना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म है x², इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, 1x², और यहाँ पे क्या है 15 है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15 ही आने वाला है। इसकी वैल्यू -15 है, यहाँ पे 1 है, -15 इंटू 1 वी विल गेट -15। अब क्या करना है, अब जो मिडिल टर्म है उसे लिख लेना है, तो लिख दिया। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें -15 मिले, और अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमें 2 मिले। ठीक है, कैसे नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर -15 मिले और 2 मिले। अब वापस यहाँ पे आप -15 को हर जगह नहीं ले सकते, इट्स जस्ट अ स्टेप कि भैया लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कोई भी पॉलिनोमियल हो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई भी एक्सप्रेशन दी गई हो, तो उसमें पहले आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी नंबर आए, और उसके बाद मिडिल टर्म है उसे लिख लेना है। तो जो भी नंबर्स आए उन्हें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन था उसके इक्वल हो, और ऐड करने पर मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो कि -15 आए मल्टीप्लाई करने पे और 2 आए, दैट इज अ पॉजिटिव 2, और 2 आए ऐड करने पे। तो यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 5 इंटू -3, आप कहोगे कैसे लाइए, तो देखो आपको क्या करना होता है, नंबर्स के फैक्टर्स लिखने होते हैं, देन कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू -3 है, सो 5 3 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, तो इट इज -15। अब एडिशन में भी ये आ जाएगा, देखो 5 प्लस -3 प्लस माइनस हो जाता है, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। 5 3 से ज़्यादा बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, यानी हमारे पास +2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर्स निकाले, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट जो हमने करनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिग्री होती है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है x की वो 2 होती है, दैट्स व्हाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 होती है। तो जीरो जो है, सॉल्यूशन जो है वो एक पॉलिनोमियल के वो भी 2 आएंगे, यानी x की वैल्यू 2 आएगी, आप ये समझ लो। तो यहाँ पे 5 और -3 आ गया। अब हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या था, x², राइट।
अब इस मिडिल टर्म स्प्लिट जो कि हम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। इस इक्वेशन को अब हमने इस एक्सप्रेशन को अब हमने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें करनी है ग्रुपिंग, ठीक है। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, देख के कौन सा कहाँ पे बैठ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं x एंड देन x प्लस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 5x भी बन गया। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 15। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। तो ये क्या रहेगा 3x एंड 5 3 is 15, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या किया, पहले हमने ग्रुपिंग की, अब ग्रुपिंग क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए, तो कॉमन क्या आ गया x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन आ गया और बच क्या गया x माइनस 3। तो x माइनस 3 यहाँ पे ले लेंगे और x प्लस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे ले लेंगे। अब हमारे पास आ गए हैं 2 फैक्टर, यही तो हमें चाहिए था। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें 2 जीरोस निकालने, उसके लिए जरूरी था कि 2 फैक्टर्स मिल जाएं। तो हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। अब हमें क्या करना होगा, जीरो निकालने के लिए इंडिविजुअल एक को उठाएंगे और उन्हें इक्वल टू 0 करेंगे और हमारा 0 निकल के आ जाएगा पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले x माइनस 3 को क्या कर देना, इक्वल टू 0। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि भैया इस पॉलिनोमियल का 0 करके दो, तो फिलहाल आप ये देखोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ गए, 2 फैक्टर्स निकल के आ गए थे। तो पॉलिनोमियल का 0 करना मतलब उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देना, दैट इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसे आप सोल्व कर लोगे तो x विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा एक 0 निकल के आ गया, ठीक है, एक 0 हो गया इसका। अब दूसरा 0 क्या था, अब दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस 5, इससे 0 निकल के आ जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोस निकल कर आ गए इस पॉलिनोमियल के। जीरोस क्या है, वो नंबर्स जिन्हें हम वेरिएबल पे अगर पुट कर देते हैं उनकी वैल्यू, तो उस पूरे इक्वेशन को वो 0 कर देता है। लेट्स डू, अगर देखो x क्या निकल के आया, हमारा 3 आया पहला जो था, तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 3 2 6, 9 प्लस 6 15 एंड 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐसे आप माइनस 5 भी पुट करके देखोगे, दैट विल ऑल्सो गिव यू इक्वल टू 0, यानी वो पॉलिनोमियल जो है वो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं और 0 होता क्या है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो, हमने जीरो समझ लिए, 0 क्या होते हैं, ठीक है, वो वैल्यू जिसे वेरिएबल पे पुट करने पर वो जो पूरा पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। अब आया है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है, ग्राफ के ऊपर उसे रिप्रेजेंट कर देना। जो जीरोस हैं उन्हें हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हर एक पॉलिनोमियल जो होता है उसके कैसे कैसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी कैसे डिग्रीज जो हैं उनके बेसिस के ऊपर हम जीरोस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या कह रहा है कि जब आप एक लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब सबसे पहले कहिए, सबसे पहले हम सारे पॉलिनोमियल्स को समझेंगे, उसके बाद उन्हें ग्राफ पे कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक का। देखो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक u इफ a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देखो, अगर जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो वैल्यू है a की, ये जो a है वो 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जब आप उनके जीरोस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला मतलब ऐसा एक यू शेप का बनेगा, इसे पैराबोला बोलते हैं। जो यू शेप में होता है वो पैराबोला। तो ये अपवर्ड यानी सीधा यू बनेगा अगर a जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर a जो है वो 0 से कम है यानी माइनस के अंदर है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो जो पैराबोला है वो ऐसा बनेगा यानी कि उल्टा यू बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा होता है। तो अगर आपको ग्राफ भी दे दी जाती है और आपको पैराबोला टाइप चीज़ें बनती थी तो समझ जाओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देती है, दैट इज इन जनरल अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स। ये क्या कह रहा है कि भाई कोई भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री है, मान लेते हैं डिग्री n है, तो जितनी डिग्री
है ना वो उतनी बार उस एक्स एक्सिस को कट करेगा या उस एक्स एक्सिस से मीट करेगा, ठीक है। मतलब है कि उसके उतने ही जीरोस हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ना अब हम एक बार ग्राफ पे समझते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ग्राफ है। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल के, अगर जीरोस को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उसे देखते हैं कि भैया वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम उसे ले लेते हैं 2x + 4, ठीक है। 2x + 4 ये यहाँ पे क्या हो गई? एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गया है। अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड आउट करना है और उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ना ग्राफ को भी समझ लेते हैं। अब वैसे तो आप 6, 7, 8, 9 में पढ़ के आए ही हो, 9th में तो सबसे अच्छे से पढ़ाया गया था कि भाई ग्राफ क्या होता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर 2 लाइन्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी जो पड़ी हुई लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है यानी जो वर्टिकल है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो ये क्या है? ये इनका ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। ये इसके ओरिजिन होंगे। उसके बाद जो एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जितने भी राइट हैंड साइड में चीजें होंगी ना, यानी जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो नेगेटिव होंगे। और वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सिस में जितनी चीजें नीचे जो नंबर्स है ना वो माइनस में होंगे, यानी -1, -2, -3, और जो ऊपर की साइड है यानी वाई एक्सिस में जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इतना सब क्लियर है। उसके बाद देखो क्या होता है, ये पूरा ग्राफ के अंदर किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है अब हमें बताना पड़ेगा ग्राफ में क्या होता है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इन दोनों की वैल्यूज होंगी तो उन्हें कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेटर्स कैसे निकलते हैं? जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो देखो पॉइंट सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो यहाँ से कितना जाके 4 यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 4 पे यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा जिसकी सीधा स्ट्रेट। अब हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे तो ये भी 4 है, यानी 4, 4, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मान लो इस पॉइंट को हम यहाँ 5 पे कर देते हैं, ठीक है। 1.5 के ऊपर हो गया। तो अगर अब ये जो पॉइंट हमने लिखा ये 5 के ऊपर है तो एक तो पहले यहाँ पे जा रहा है ये 4, ठीक है। कितने लाइन तक जा रहा है? 4 तक, एक्स एक्सिस पे 4 तक। ऊपर जाएंगे तो 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 4 और 5। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटर्स है। कोऑर्डिनेटर्स जानना जरूरी होता है, तभी तो हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना ग्राफ के ऊपर। तो और एक और चीज, हमेशा जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो सेकंड नंबर, जो सेकंड कोऑर्डिनेटर होता है वो वाई एक्सिस का होता है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसी के बेसिस के ऊपर ग्राफ तो हम जानते हैं, अब हमें यहाँ पे ये जो जीरो है उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो उसके लिए पहली चीज यहाँ पे कि जो x है हम ये फाइंड आउट करने वाले, राइट। जो जीरो होता है वो क्या होता है? x की जो वैल्यू होती है वही जीरो होता है। तो x एक्सिस के ऊपर हम जीरोस को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था, देखो जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि जितने डिग्री n होगी, तो वैसे तो हम देखें तो इसके क्या एक ही जीरो होगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री एक ही है, तो वो x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोस होंगे वो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और वो जो पूरा पॉलिनोमियल होगा उसे हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखना इस बात को। अभी मैं अगर आगे लिख दूं तो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो उसके बेसिस पे है कि जो जीरोस है पॉलिनोमियल के वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो पूरा पॉलिनोमियल है उसे हम वाई एक्सिस पे करेंगे। मतलब वाई एक्सिस पे हम पूरे पॉलिनोमियल को करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे अगर हम वाई एक्सिस पे करेंगे दैट इज px is the p of x is the polynomial, ठीक है। it will be equal to 0, क्यों? क्योंकि हम y एक्सिस पे पूरे पॉलिनोमियल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x + 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x + 4। हमें क्या करना है? हमें इसे इक्वल टू 0 करना है, राइट। इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है। क्यों? और जो x की वैल्यू आएगी उसे हम x के एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे के पूरे को y एक्सिस के ऊपर। अब क्या करना होता है? देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको बन गई है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x + 4। यू कैन सी द इक्वेशन। अब हम ये जानते हैं कि इक्वेशन बन गई और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2 नंबर्स तो चाहिए।
इक्वेशन बन गई। तो दो कोऑर्डिनेटर्स लगेंगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके अब क्या करना होगा, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। जस्ट सिंपली सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि भैया x और y है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में क्या होता है कि मैं x की कुछ ऐसी पावर लिखूं जिससे कि y की निकल के आ जाए, मतलब x पे कोई ऐसा नंबर पुट करूं तो y निकल के आ जाए, y पे कुछ ऐसा नंबर पुट करूं तो x निकल के आ जाए। तो उसके अगर मान लो मैंने x को रख दिया यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैंने x को रख दिया -2, तो y कितना हो जाएगा, अगर ये देखो 2 2 4 -4 -4 प्लस 4 -4 -4 विल बी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ गए। देखो पहला क्या आया x 0 एंड 4 और दूसरा क्या आया -2 एंड 0, -2 इज x एंड 0 इज दी y। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस निकाल लेना है वैल्यू डाल डाल के, अब उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x से शुरू करेंगे। तो x यहाँ पे पहला क्या है, 0 एंड 4, राइट, 0 एंड 4 है हमारे पास, दो कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो x यहाँ पे 0 है, मतलब ये तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद है 4, तो ऊपर चलेंगे, हमें y एक्सिस पे 4 है क्योंकि 4 जो कोऑर्डिनेटर है वो y का है, तो ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है कि y 4 है और y जो है वो 0 है एंड x जो है वो -2 है। सेकंड में क्या मिल रहा है हमें, दैट x इज -2 एंड y इज 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को मूव करेंगे, तो -2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। और y क्या है, 0, तो वो यहीं पे हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दो पॉइंट यहाँ पे बन गए हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कहा गया था कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, इन दोनों पॉइंट को जब हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलो इसे करके देखते हैं। ये हमने किया इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो यही तो ये यहाँ पे कहना चाहता था कि लीनियर पॉलिनोमियल को कि जीरोस को अगर हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी एज यू कैन सी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है। तो ये उसको भी बोला जाता है कि जो जनरल फॉर्म होती है कि भैया जो डिग्री है उतनी ही बार, जो एक पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक ही बार कर रहा है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 ही होती है। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिक मीनिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। और वो आप कैसे करोगे, जो सारी चीजें हमने देखी, जीरोस कैसे निकालते हैं तो वो अब देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के ऊपर भी तो लिखना है कि जीरोस क्या होंगे। तो उसके जीरोस क्या हो जाएगा, एक तो सिंपल तरीका ये, अगर आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया तो देख लो जहां पे भी वो कट कर रहा है, जितना जिस नंबर पे भी एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है वही पुट कर दो, वो इस नंबर का जीरो हो जाएगा, दैट इज -2। करके देखो -2 जब हम डाल देते हैं हमारे पास y = 0। हमें क्या चाहिए, y = 0 ही चाहिए, मतलब जो पूरा पॉलिनोमियल है वो = 0 चाहिए। इसका मतलब क्या है, दैट -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2x + 4 का जीरो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यू कैन से सॉल्यूशन। और उसे इस तरीके से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने कुछ चीजें डिस्कस की, किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा कि भैया अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पैराबोला शेप बनाएगा, मतलब अगर a जो है वो 0 से ज़्यादा है तो कुछ इस तरह का शेप बनाएगा, ठीक है। ये अभी विजिबल नहीं होगा यानी इस तरीके से जाएगा। तो एज यू कैन सी ये 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरो होंगे। ऐसे ही अब अगर मान लो ये 3 बार कट कर देता है तो कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो 3 बार कैसे कट करेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अगर ग्राफ की लाइन कुछ इस तरीके से बन रही तो 1 2 3 4 ये 4 बार यहाँ पे कट कर दिया, मतलब क्या है, इसके 4 जीरो होंगे। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो सिंपल सी चीज ग्राफ को लेकर जो आपको समझनी है ज्योमेट्रिक के अंदर, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस कैसे निकालते हैं ये आपने समझ लिया। ग्राफ में यह है कि जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। जितनी बार जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर
नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और वो भी हमने देखा डिग्री n है। क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम 2 होंगे, यानी वो 2 बार कटेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो जो दिया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, लेकिन जब हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो एक भी जीरो ना है। कैसे? ये पूरा पैराबोला ऐसे भी तो जा सकता है, एक्स एक्सिस पे आया ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पे आया ही नहीं मतलब जीरो है ही नहीं। या फिर ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो माइनस में है ए की वैल्यू जो है तो ऐसे भी चला जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे ये कट हुआ ही नहीं। बट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम होते हैं उसके मैक्सिमम जीरोस 2 आएंगे, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 आएंगे, बिकॉज उनकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो आप इसके बेसिस पे से याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम आगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो एक रिश्ता है किसके बीच में? जो जीरोस हैं और जो कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उनके बीच में। कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं? आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमने पहले सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो देखो क्या है रिश्ता। पहली चीज, दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha multiplied by beta gives you c by a। क्या लगा रखा है अल्फा एंड बीटा, और ये बी ए सी ए ये सब क्या है? देखो एक एक करके समझेंगे हम इन्हें। इसे यहाँ पे कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में? जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या मतलब है कि ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई? 0 के ऊपर। वो कैसे इक्वल होगी? जब x पे कोई वैल्यू देंगे। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपके x हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हमारे 2 जीरोस निकलेंगे, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो ये जो 2 सॉल्यूशंस हैं उन्हें आप मान लो कि एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो 2 जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल के, एक हो जाएगा आपका अल्फा और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। तब अल्फा और बीटा है, तो रिश्ता ये क्या कह रहा है कि जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, यानी जो 2 जीरोस आए हैं जिन्हें हमने अल्फा और बीटा माना है, अल्फा और बीटा कोई बड़ी कहानी नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रीक वर्ड। सो अगर यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा को 2 जीरो मान लिया तो वो इक्वल होगा किसके? माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सम ऑफ जीरोस, जीरोस है राइट, और हम इन्हें ऐड कर देते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये यही तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और बीटा क्या है? 0 है, इन्हें हम ऐड कर रहे हैं, यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? ये पॉलिनोमियल है, इसके 0 निकले, इसका अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है? यहाँ पे देखो बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे बी एक्स का कोएफिशिएंट है। तो इसका क्या मतलब है? दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए कह रहा है। तो ए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट समझ पा रहे होगे, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें एक्स स्क्वायर क्या है? ए का ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो जब हम इनके जीरोस निकालते हैं तो जो 2 जीरो आए अगर हम उन्हें ऐड कर देते हैं, जो सम ऑफ जीरो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा है, तो इनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या कह रहा है? वो किसके इक्वल है? सी बाय ए। तो सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और बाय ए, तो ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है।
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कोई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशनशिप जानना क्यों जरूरी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके जीरोस निकालो और उन्हें वेरीफाई करो। सो वेरीफाई करने में हमें ये काम में आता है, तो ये हमें याद रखना होगा कि जब हम अल्फा और बीटा को ऐड, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल के, तो जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे यानी जब हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बीटा, अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, या फिर ये भी सवाल हो सकता है हमें जीरोस ही दे दिए गए हो, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू ही दे दी गई हो, बता दिया गया कि भैया सम अल्फा ये है बीटा ये है, तो भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हमें इनका सम ही दे दिया हो कि भैया जो अल्फा और बीटा उनका सम ये है और उनका प्रोडक्ट ये है, उसके बेसिस पे भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने को कहा जा सकता है। वो भी हम आगे समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इसके जो जीरोस निकालेंगे ना, तो इनमें क्या रिलेशन है कि जब अल्फा बीटा और गामा को हम ऐड करेंगे, जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यहाँ पे क्या है, देखो बी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, बाय ए, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये कह रहा है। और उसके बाद क्या है, अगर हम इन्हें पेयर्स में करते हैं, जैसे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया प्लस बीटा और गामा को मल्टीप्लाई किया प्लस गामा और अल्फा को मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलता है सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का, और ए क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, एक्स क्यूब का। ऐसे ही क्या, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ, अल्फा को बीटा को और गामा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी तीनों जीरोस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलता है माइनस डी बाई ए। तो डी बाई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। फिलहाल हमें बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रिलेशंस को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग्स के ऊपर, दैट इज टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। क्यों याद करना है, जब हमें दे दिया जाए कि देखो ये सम है और ये प्रोडक्ट है जीरोस का, अब बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका सम आपको दे दिया, उसका प्रोडक्ट आपको दे दिया, अब आपको कह रहा है कि वो जो कुछ बोल रहे हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर आपको सम ऑफ जीरो दिया गया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और प्रोडक्ट दिया गया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और फिर इसे सॉल्व कर दो, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। सो इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हमने यहाँ पे सीख लिए, समझ लिए, और इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व भी करके देखा। इन क्वेश्चंस की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो अल्फा बीटा गामा सब कुछ, ये जो जितने भी फॉर्मूलाज थे, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएंगे, और इससे आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैंने जब इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की थी ना, मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, और जीरोस में कंफ्यूज नहीं होना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि हाँ पॉलिनोमियल समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि उन्हें भी पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।